हे स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। कल के वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। उसमें हमने कवर किया अलग अलग टाइप के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स जो एक कंट्री में प्रचलन में हो सकते हैं करेंसी इशू के लिए, जिसमें हमने कवर किया सिल्वर स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू फाइनली सिल्वर में डिसाइड होती है। सेकंड हमने पढ़ा बाय मेटेलिक स्टैंडर्ड, जिसमें दो तरह की मेटल गोल्ड एंड सिल्वर का काम प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड्स। गोल्ड स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट हमने पढ़ा गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, फिर हमने पढ़ा गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, मींस बहुत प्राइसेस का लेवल बहुत हाई था, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए अपनी करेंसीज़ की वैल्यू को चलाकर डिवैल्यूएट कर रही थी, मींस उसकी वैल्यू को कम आंक रही थी। और इस तरह से करेंसीज़ की वैल्यू डिवैल्यूएट होने से इंटरनेशनल ट्रेड नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा था। द नीड फॉर ए न्यू मॉनेटरी सिस्टम दैट वुड बी स्टेबल एंड फेवर इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम की, एक ऐसे नए मॉनेटरी सिस्टम की ज़रूरत फील हुई जो कि स्टेबल हो, जो स्थिर हो और इंटरनेशनल ट्रेड को फेवर कर सके। This was set up at the conference in Bretton Woods in 1944. ब्रिटेन वुड्स में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक समझौता उसके दौरान हुआ जिसका एम था ब्रिंग अबाउट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ऑल करेंसीज। मीन्स जो भी वर्ल्ड की करेंसीज है, सारी करेंसीज को एक दूसरे के में एक्सचेंज किया जा सके और जो भी एक्सचेंज से रिलेटेड कंट्रोल्स है, जो प्रतिबंध है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, उनको एलिमिनेट किया जाए एंड एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम विद स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। और एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम प्रचलन में हो जिसमें एक्सचेंज रेट स्टेबल हो, मीन्स कंट्री की जो करेंसीज है उनका डिवैल्यूएशन नहीं किया जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो और एक स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो सके। The system was a mixed system consisting of a cross between रिजर्व करेंसी स्टैंडर्ड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। ये जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड चलन में लाने की बात चल रही थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स में, उसके पीछे एक मिक्स्ड सिस्टम था। मिक्स सिस्टम मीन्स एक तो रिजर्व करेंसी और एक गोल्ड स्टैंडर्ड। यूएस डॉलर रिमेन द सिंगल करेंसी कन्वर्टिबल इन गोल्ड। इसमें निश्चित ये किया गया कि जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाला करेंसी है, तो गोल्ड की वैल्यू डॉलर की वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन किया जाएगा, डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है तथा बाकी जो भी करेंसीज है उनकी वैल्यू को डॉलर में डिफाइन किया जाएगा। अमेरिकन अथॉरिटीज़ एग्री टू एक्सचेंज गोल्ड फॉर इट्स ओन करेंसी विद अदर सेंट्रल बैंक्स अपॉन डिमांड एट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस। इट मीन्स वॉट कि जो भी अमेरिकन अथॉरिटीज़ है वो अपनी अपने एक आउंस गोल्ड के बदले $35 एक्सचेंज करके देने के लिए एग्री हुआ। एंड द ब्रिटेन वुड सिस्टम एंडेड इन 1971 व्हेन यूएसए एंडेड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस। इट मीन्स ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कब से कब तक चला, लगभग 1944 से लेकर 1971 तक ये चला। उसके बाद में इट केम टू एन एंड, इसका एंड हो गया जब यूएसए ने मना कर दिया कि यूएसए एक आउंस के बदले $35 नहीं देगा। सो ये आपका था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जिसमें पर्टिकुलरली एक ही करेंसी जो कि थी डॉलर, उसकी वैल्यू को उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। फिर आया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सेकेंड। इसमें क्या क्या रूल्स इंक्लूड थे? अ रिजर्व करेंसी वॉज चूजन एंड ऑल नॉन रिजर्व कंट्रीज एग्री टू फिक्स देयर एक्सचेंज रेट्स टू द रिजर्व करेंसी एट सम अनाउंस्ड रेट। मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी करेंसी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत अत्यधिक पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, उस रिजर्व करेंसी का चयन करने के बाद में
जो भी नॉन रिजर्व कंट्रीज़ है उन्हें अपनी कंट्री की करेंसी की प्राइस को रिजर्व करेंसी के प्राइस में डिनोट करना है। टू मेंटेन द फिक्सिटी दीज नॉन रिजर्व कंट्रीज वुड होल्ड अ स्टॉक ऑफ रिजर्व करेंसी असेट्स। और जो भी नॉन रिजर्व कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती है, उन्हें एक फिक्सिटी मेंटेन करने के लिए, एक स्थिरता मेंटेन करने के लिए जो भी रिजर्व करेंसी है उसका स्टॉक मेंटेन करना होगा। एंड द रिजर्व करेंसी कंट्री एग्रीड टू फिक्स इट्स करेंसी वैल्यू टू अ वेट इन गोल्ड। और जो भी रिजर्व करेंसी कंट्री है, जिस कंट्री की करेंसी रिजर्व करेंसी कैटेगरी में आती है, उसे अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन करना होगा। एंड द रिजर्व कंट्री एग्रीड टू एक्सचेंज गोल्ड फॉर इट्स ओन करेंसी विद अदर सेंट्रल बैंक्स विद इन द सिस्टम अपॉन डिमांड। जब भी दूसरी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक डिमांड करेंगे तो उन्हें रिजर्व करेंसी, जो भी रिजर्व करेंसी कंट्री है, मीन्स जिस कंट्री की करेंसी रिजर्व करेंसी में आ रही है, उसे अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन करना है तथा एक्सचेंज करके देना है। जब भी जैसे सपोज़ इंडिया है, इंडिया ने डॉलर को रिज़र्व बनाकर रखा है, डॉलर रिज़र्व में है इंडिया के पास में। अब जब भी डॉलर अमेरिका से डिमांड करेगा तो अमेरिका को डॉलर के बदले गोल्ड एक्सचेंज करके देना होगा। One key difference between this system and gold standard was that the reserve country did not agree to exchange gold for currency with the general public, only with other central banks। इसमें और गोल्ड स्टैंडर्ड में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो भी रिजर्व कंट्री है, रिजर्व करेंसी कंट्री है, वो अपनी करेंसी के बदले गोल्ड केवल सेंट्रल बैंक्स को ही कन्वर्ट करके देगी, न कि जनरल पब्लिक को। If non-reserve countries accumulated the reserve currency, they could demand exchange for gold from the reserve countries of central bank। Means जो भी नॉन रिजर्व कंट्रीज़ है उनके पास में रिजर्व करेंसी होती है, तो वो रिजर्व कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक से गोल्ड एक्सचेंज करने की डिमांड कर सकती है। Thus गोल्ड रिजर्व फ्लोड अवे फ्रॉम द रिजर्व करेंसी कंट्री। और इस तरह से जो भी गोल्ड रिजर्व्स है वो रिजर्व कंट्री करेंसी से धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये आपका था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सेकंड। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया। फिर आता है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड। In the 20th century, both silver and gold lost their former importance within monetary systems and monometallic system was abandoned by all the nations। 20वीं सदी तक आते आते सिल्वर स्टैंडर्ड सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दोनों की ही इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों ही मेटल्स की शॉर्टेज होने की वजह से, वो दोनों ही मेटल का जनरल पब्लिक के द्वारा स्टॉक किए जाने की वजह से मेटेलिक सिस्टम की इम्पोर्टेंस कम होने लगी और ये दोनों ही मोनोमेटेलिक सिस्टम सारे देशों से अबंडन हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। दो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम है, इट वाज सेट अप इन 1976 एट द कॉन्फ्रेंस इन किंगस्टन व्हेन द गोल्ड लॉस्ट इट्स रोल इन मॉनेटरी स्टैंडर्ड। 1976 में किंगस्टन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इसे एस्टैब्लिश किया गया। Under this system, the currency of country is made by paper। इस मॉनेटरी स्टैंडर्ड में करेंसी जो है वो बेसिकली किसकी बनी होती है? पेपर की। अभी हम जो देखते हैं करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स जो है, तो वो किससे बने होते हैं? पेपर के। तो वो किस में आते हैं? पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम में। जनरली द करेंसी सिस्टम इज़ मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यह करेंसी सिस्टम जनरली किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। एंड टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। आज वर्ल्ड में लगभग सारी जितनी भी कंट्रीज़ है, लगभग सबका करेंसी सिस्टम कौन सा है? पेपर करेंसी सिस्टम। द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम इज़ फिएट सिस्टम। फिएट सिस्टम का मतलब ये होता है कि इट डज़ नॉट फॉलो फ्री कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू मेटेलिक स्टैंडर्ड। इट मीन्स व्हाट, कि आप ऐसा नहीं है कि अपने बैंक नोट्स ले जाकर और सेंट्रल बैंक से यह डिमांड करें कि वो उसको गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट करके आपको दे, ऐसा नहीं होता है। सो इसमें जो है फ्री कन्वर्टेबिलिटी अलाउ नहीं है।
एंड मनी इज़ गिवन वैल्यू बाय गवर्नमेंट फिएट मीन्स इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ यूजलेस। देखिए फिएट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही नॉमिनल होती है। इंट्रिंसिक मतलब मटेरियल की वैल्यू, जिस मटेरियल से करेंसी बना है। जैसे पेपर नोट्स में करेंसी पेपर का बना है तो उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उसकी जो फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। एंड द वैल्यू ऑफ द मनी इज सेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। और मनी की जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू मतलब मनी की एक्सचेंज वैल्यू जो है वो मनी की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। दिस वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी एंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। मीन्स कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी उसको परचेज करने के लिए, उसके एक्सचेंज के लिए मनी की डिमांड बढ़ेगी। तो एक तो मनी की अपनी डिमांड एंड सप्लाई, उसके अलावा अदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड से मनी की डिमांड इफेक्ट होती है। एंड वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर। मीन्स मनी की जो भी परचेसिंग पावर है उसके ऊपर मनी का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर आपकी मनी की परचेजिंग पावर हाई है तो आपको कम पैसे में आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। तो ये आपका है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। अब देखिए इस पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम की कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है। मेरिट्स इसके इस प्रकार है कि ये जो पेपर मनी है ये इकोनॉमिकल है। मीन्स पेपर की बनी होती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग नेग्लिजिएबल है। जैसे सिक्के हैं तो उसको ढालने की, उसकी मिंटिंग की कॉस्ट हाई आती है। पेपर करेंसी में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है। उसके अलावा इट इज़ कन्वीनियंट टू हैंडल, इसको हैंडल करना कन्वीनियंट है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बहुत ही पोर्टेबल होता है। होमोजीनियस इन नेचर, दिखने में एक जैसी होती है। एंड इसकी सप्लाई इलास्टिक है, अब जब चाहे जब करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। मीन्स उसमें आपको किसी पर्टिकुलर मेटल की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसकी वैल्यू को एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू स्टेबल रखा जा सकता है। इसको होल्ड करने का, इसको स्टॉक करने की टेंडेंसी पब्लिक में नहीं होती है। मीन्स इसको एज अ सेविंग यूज़ किया जाता है, लेकिन एज अ मेटल इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। पेपर करेंसी कैन फंक्शन वेरी इफेक्टिवली एज मनी प्रोवाइडेड देयर इज़ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इट बाय द मैनेजिंग अथॉरिटी। मीन्स इसकी जो मैनेजिंग अथॉरिटी है इसके द्वारा एक इफेक्टिव कंट्रोल इसका किया जा सकता है। सो ये मनी के रूप में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। एंड इट इज़ आइडियल फॉर इंटरनल ट्रेड। जो भी कंट्री का इंटरनल ट्रेड है, जो डोमेस्टिक ट्रेड है, इसके लिए इसका एक आइडियल यूज़ होता है। सबके लिए बैंक नोट्स का, पेपर नोट्स का एक इक्वल नज़रिया है। बट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स गोल्ड इज स्टिल फाउंड नेसेसरी। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री की करेंसी जो है वो समान तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाती है, इसलिए इसमें अभी भी गोल्ड की आवश्यकता महसूस होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस कुछ इस प्रकार है कि अगर इसका ओवर इशू हो जाए तो ओवर इशू से क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हाई या बहुत लो हो सकती है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ का हम पास्ट देखें तो वहाँ पे पेपर करेंसी का ओवर इशू होने से बहुत अधिक इन्फ्लेशन और बहुत अधिक उसकी वजह से लोगों की सेविंग्स को, कंजम्पशन को बहुत एक झटका लगा था। तो हम देख सकते हैं कि इसका ओवर इशू के बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस कंट्री में इसको इशू किया जाता है इसकी केवल वहीं पे पहचान है, दूसरी कंट्री में ज़रूरी नहीं है कि वह करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल हो। एंड पेपर मनी दूसरी कंट्रीज़ के लिए जस्ट अ बिट ऑफ पेपर। गोल्ड ऑन द अदर हैंड हैज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि पेपर मॉनेटरी सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोट इशूइंग अथॉरिटी के पीछे नोट इशू करने से रिलेटेड क्या क्या रिजर्व बनाने के प्रावधान होते हैं। थैंक यू।